नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फर्जी स्टैम्प घोटाला, अबू सालेम, अजमल कसाब, आरुषि मर्डर केस, निठारी कांड। ये वो केस है जिनकी सच्चाई को जानने के लिए पुलिस और सीबीआई को इस केस से जुड़े लोगों के दिमाग में झांकना पड़ा था, यानी इनका नार्को टेस्ट करवाना पड़ा था। पर क्या नार्को टेस्ट के दौरान इन लोगों ने सचमुच सच बोला था? ये सवाल इसलिए क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस में जरूरी सबूत को हासिल करने के लिए 1 दिसंबर को आफताब का भी नार्को टेस्ट होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, जो पहली चीज है कि कल आफताब का नार्को टेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग मतलब कब से तैयारी कर रहे थे? आई थिंक करीब लास्ट 15 डेज से ये चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एवरी मंडे हमारे यहाँ मुकर्रर होता है नार्को के लिए और सब्जेक्ट्स आते ही हैं हर मंडे को। मीडिया से पता चला था कि कोर्ट ने पर इनको ऑर्डर किया है, उसके बाद एफएसएल रोहिणी वालों से बात चल रही थी। नार्को टेस्ट के दौरान सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? एज ए एक्सपर्ट, आप अगर एज एन एक्सपर्ट बताएंगे। मैं कहूँगा कि मुश्किल चीज एक बैलेंस बनाना रहता है कि एक पेशेंट की कंडीशन को असेस करना जो नार्को करा है एनेस्थेटिस्ट, कि जिससे हम इंश्योर कर सकें कि वो सही एक नींद की स्थिति में है। डोज अगर कम होती है तो वो इसका मतलब जगा हुआ है, वो मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ें। डोज ज़्यादा होती हैं तो उसकी सांस रुक सकती है। सो एक बड़ी फाइन लाइन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। जिस तरह से नार्को टेस्ट होता है उसमें जो बेसिक चीज जो हम लोगों को पता है, आम दर्शकों को पता है, वो यही है कि एक शख्स जो न पूरी तरह बेहोश हो न पूरी तरह जागा हो, मतलब नींद बेहोशी की आलम में हो, तो नींद बेहोशी की आलम में उसको पहुंचाना ये कितना मुश्किल काम होता है? क्योंकि आपने जैसा अभी कहा कि अगर वो पूरी तरह बेहोश हो गया तो जवाब ही नहीं देगा, और अगर जरा सा भी होश में है तो फिर झूठ बोलेगा। ये एक दिस इज वही मैं कह रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस काउंट करता है इसके अंदर। और दूसरा हम टेक्नोलॉजी भी उसमें लेते हैं। हम ब्रेन की ईईजी जो है, एक मिनी ईईजी होता है, समथिंग कॉल्ड बिस मॉनिटरिंग करते हैं उसमें, एंड दैट गिव्स अस एक ऑब्जेक्टिविटी ऐड हो जाती है इसमें। एक बहुत सारे ऐसे वीडियोस नार्को टेस्ट कंडक्ट जो किए गए लोगों ने देखे हैं, सोशल मीडिया पर भी है, कि जिस शख्स का नार्को टेस्ट हो रहा है उसकी गाल पे थप्पियां दी जाती हैं, फिर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए कि कहीं वो सो न जाए। जी हाँ, कभी कभी अगर एग्जामिनर को लगता है कि पेशेंट सो रहा है तो उसको जस्ट अवेक करने के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोग करते हो। आमतौर पर नार्को टेस्ट के दौरान कितने लोगों की मौजूदगी होती है डॉक्टर साहब? आमतौर पे थिएटर में 2 एनेस्थेटिस्ट होते हैं, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन होते हैं जो सारे मॉनिटर्स वगैरह की देखभाल करते हैं। बाकी फोरेंसिक की टीम होती है जिसमें 6 से 7 लोग होते हैं। इसमें मेन सवाल कौन पूछता है? फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा, आप इतने सालों से हैं इसमें डॉक्टर साहब, इससे नार्को टेस्ट का सक्सेस रेट आप क्या मानेंगे, कितना होता है? ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वंस एक बार हमारे यहाँ से नार्को केस करा के केस चला गया, उसके बाद क्या उसका आउटकम है केस का, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो फोरेंसिक वाले रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, कोर्ट देखती है, कोर्ट मैटर है, कुछ चलता रहता है, वो डिसीजन आ गया नहीं आ गया, वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। नार्को टेस्ट में सामने वाला कितना सच बोल रहा और झूठ, ये कैसे उस वक्त आप लोग कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है कि सच है या वो जो बोल रहा है प्रेज्यूम किया जाता है सच है। अगर कोई कहता है उसको झूठ बोलते हैं तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे कि ये झूठ है? तब तभी प्रूव कर सकते हो ना जब उसके लिए एविडेंस है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। और पहली बात, अगर एविडेंस है तो फिर आपको नार्को की जरूरत ही नहीं है। नार्को की जरूरत वहां पड़ती है जहाँ एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, आप कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ये कहा डॉक्टर साहब आपने कि ये सच और झूठ बोल रहा है ये पता करना मुश्किल है, उसी तरह से क्या ये भी मुश्किल नहीं है कि ये शख्स पूरी तरह वाकई नींद बेहोशी की हालत में है या फिर ये होश में है, जाग रहा है, और दवा का असर इस पे मतलब कितना हुआ है ये पक्का तौर पर नहीं कहा जा सकता? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं जी, तब हो सकता है कि
बहुत माइनर केसेस में हो सकता है पेशेंट जगह हुआ, वो कहना मुश्किल है। बट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी विच कैन इंश्योर कि पेशेंट उस स्टेज में है जिसमें हम नार्को कराते हैं। जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि नार्को जनरली उसी केस में कराया जाता है जिसमें आपको एविडेंस या सबूत की जरूरत है, तो ऐसे बड़े सारे केस हुए हैं। जैसे आरुषि केस को मैं अगर ले लूं तो उसमें भी जो आरुषि के पेरेंट्स थे उनका नार्को हुआ, उनके सर्वेंट का हुआ, लेकिन वो केस अनसॉल्व ही रहा, उसमें कोई मतलब कामयाबी नहीं मिली। नार्को इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और कोई केस सॉल्व होना उसके अंदर बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है। तो नार्को इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस। एक जैसे आप कह सकते हैं कि पूरी एक बैटल में एक छोटी लड़ाई है, ठीक है, अभी पूरा गेम तो नहीं हुआ ना, तो एक मैच है, जैसे सीरीज का है। सीरीज आप कह सकते हैं कि एक सीरीज है और नार्को एक छोटा मैच है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बोलता है जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना, तू भी ऐसे कमा के आएगा और कोई मुश्किल नहीं है। और अब कभी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह वीडियो तब पूरे देश ने देखा था। गांव में गिरा था ना, उसे गांव में वो आया था क्या? हाँ, गांव में। देश इस वीडियो को भुला नहीं सकता। उसका दफ्तर है। यह अजमल कसाब है, 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले का गुनहगार और इकलौता जिंदा पकड़ा गया आतंकी भी। वो बांधा और डबल किया उसको। अच्छा, वो इस्तेमाल किया। जिहाद करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है। यह इस वक्त न पूरी तरह होश में है और न ही पूरी तरह बेहोश, यानी नीम बेहोशी की हालत में है। पैसा बहुत मिलता है। और तब इसी आलम में इसने बताया था कि कैसे मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश रची गई, उसे अंजाम दिया गया और खुद कैसे इसका वो हिस्सा बना। तो पुलिस का गाड़ी भी उठाया था? हाँ ना। हाँ, पुलिस का गाड़ी, और पुलिस जो बैठे थे उसमें जो बैठा था उसको गोली मार दिया। हाँ। ये अब्दुल करीम तेलगी है, देश में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक फेक स्टैंप घोटाले का मास्टरमाइंड। जब यह पुलिस कस्टडी में था तब बोल तो रहा था मगर पूरा सच नहीं बोल रहा था, लेकिन जब नार्को टेस्ट के अंदर आया तो इसने उन नेताओं के भी नाम ले डाले जिन्हें इसने पैसे दिए थे। मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। आरुषि मर्डर केस की साजिश देश में हुए कत्ल की सबसे गहरी साजिशों में से एक थी। आरुषि और हेमराज को किसने मारा, यह पुलिस से लेकर सीबीआई तक पता नहीं लगा पाई। ऐसे में सच उगलवाने के लिए आरुषि के माँ बाप और घरेलू नौकरों को भी नार्को टेस्ट से गुजारा गया। हालांकि अफसोस की बात यह है कि नार्को टेस्ट भी इस साजिश को बेनकाब नहीं कर पाया। आरुषि को क्यों मारा? कृष्णा, ए कृष्णा, आरुषि को क्यों मारा था? क्या किया आरुषि ने? क्या? ये अबू सलेम है, पुर्तगाल से इसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया था। अंडरवर्ल्ड की अंदर की हर खबर इसके दिल और दिमाग में छुपी, मुंह से बोल नहीं रहा था, इसलिए नार्को टेस्ट के जरिए अबू सलेम के दिमाग में भी झांकने का फैसला किया गया। पर ये इतना शातिर था कि नार्को टेस्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बाकायदा गाना गाने लगा। पूरे देश को दहला देने वाले निठारी केस की कहानी भी आधी अधूरी सामने आ रही थी। निठारी का गुनहगार सुरेंद्र कोहली और उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर होश व हवास में अलग अलग कहानियां सुना रहे थे। ये दोनों भी नार्को टेस्ट से गुजरे थे। इसी टेस्ट से पता चला कि निठारी का असली गुनहगार सुरेंद्र कोहली था। हालांकि एक कत्ल के बारे में पंढेर को भी पता था। अब इसी कड़ी में 1 दिसंबर को एक नया नाम जोड़ने जा रहा है, नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला का। हाल के वक्त के सबसे सनसनीखेज कत्ल का आरोप।
दिल्ली के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 1 दिसंबर की सुबह आफताब का नार्को टेस्ट होना है। इस टेस्ट के दौरान आफताब हर उस सवाल से गुजरेगा जिसके जवाब श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियों को सुलझाएंगे। आफताब पर यह नार्को टेस्ट कैसे होगा यह हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि 1 दिसंबर को होने वाला ये नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए इतना अहम क्यों है। श्रद्धा मर्डर केस की सबसे कमजोर कड़ी यह है कि इस केस में एक भी चश्मदीद नहीं है। यानी अब जो कुछ है या पुलिस को जो कुछ करना है वो सिर्फ और सिर्फ चंद इंसानी हड्डियों, चंद खून के कतरे और आफताब के बदलते बयानों को सामने रखकर ही करना है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफताब कुछ ऐसे सुराग या सबूत उगल दे जिससे उसका बच पाना नामुमकिन हो जाए। इस टेस्ट के जरिए पुलिस को खास तौर पर जिन सवालों के जवाब आफताब से सच सच जानने हैं वो सवाल ये है, श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया, श्रद्धा को क्यों मारा, श्रद्धा को कैसे मारा, लाश के टुकड़े कैसे किए, टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे, टुकड़ों को घर में कितना वक्त रखा, टुकड़ों को कैसे और कहां रखा, लाश के टुकड़ों को कहां कहां ठिकाने लगाए, हथियार कहां फेंके, कत्ल के बाद 6 महीने तक क्या कुछ किया, अगर कत्ल गुस्से में और गलती से किया तो तभी पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया। मनोवैज्ञानिकों की एक टीम के साथ मिलकर केस के जांच अधिकारी और दिल्ली पुलिस के आला अफसरों ने इन सवालों के अलावा बाकी सवालों की भी एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। लेकिन कुल मिलाकर जिन सवालों पर पुलिस का सबसे ज्यादा जोर है वो सवाल सीधे सबूतों से जुड़े हैं, जैसे श्रद्धा की लाश के टुकड़े या हड्डियां कहां कहां हो सकती हैं, कहां कहां उसने फेंकी, श्रद्धा के मोबाइल, श्रद्धा के कपड़े, कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करते हुए खुद आफताब के कपड़े कहां छुपाए। अगर नींद बेहोशी की हालत में आफताब अनजाने में सच बोल गया तो इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली पुलिस के हाथ सबूतों का पूरा पुलिंदा लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं सवालों के जवाब में अबू सलेम की तरह आफताब भी गाना गाने लगा तो सबूत ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये बात पुलिस भी अच्छी तरह जानती है, इसीलिए डॉक्टरों की जो टीम आफताब का नार्को टेस्ट करने जा रही है उस टीम के साथ आला पुलिस अफसरों की कई मीटिंग हो चुकी है। श्रेया चटर्जी, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस टेस्ट के नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर हैं। अब तमाम निगाहें नार्को टेस्ट पर है और दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के जरिए उसे वो जरूरी सबूत मिल जाएंगे जिनकी उन्हें तलाश है। अब आइए आपको बताता हूं कि आफताब का नार्को टेस्ट कैसे होगा और कौन करेगा। डॉक्टर नवीन अंबेडकर अस्पताल के नार्को डिपार्टमेंट के नोडल अफसर हैं। डॉक्टर नवीन की अगुवाई में आफताब का पूरा नार्को टेस्ट किया जाएगा। चूंकि नार्को टेस्ट से गुजरने वाले शख्स को होश व हवास में रहने नहीं दिया जाता है, इसीलिए सबसे पहले इंजेक्शन के जरिए उसकी रगों में बेहोशी की दवा पहुंचाई जाती है। जैसे अमूमन किसी बड़े ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है, पर यहाँ इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि नार्को टेस्ट से गुजरने वाले शख्स की सेहत, उम्र और वजन क्या है, उसे कोई बीमारी तो नहीं। फिर उसी हिसाब से बेहोशी की दवा की डोज तय की जाती है। डोज की मात्रा इतनी ही होनी चाहिए कि न वो पूरी तरह बेहोश हो और न पूरी तरह होश हो, क्योंकि अगर वो पूरी तरह बेहोश हो गया तो फिर सवालों के जवाब नहीं देगा और अगर होश में ही रह गया तो फिर झूठे जवाब ही देगा। हालांकि दवा के असर से नार्को टेस्ट से गुजरने वाला शख्स अक्सर गहरी नींद में जाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा ऐसे कई नार्को टेस्ट के दौरान, इसीलिए सवाल पूछने वाला डॉक्टर लगातार उसे थपकियां देकर जगाए रखता है। आरुषि को क्यों मारा? आरुषि को क्यों मारा? कृष्णा, ए कृष्णा, आरुषि को क्यों मारा था? क्या किया आरुषि ने? क्या? श्रेया चटर्जी, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।
मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।